गुड मॉर्निंग। चलो पढ़ना शुरू करें। आज बुक्स ले आए तुम लोग? आज जल्दी से किताब उठाओ, किताब से ही पढ़ेंगे। हमें फटाफट से अपने टॉपिक पूरे करने हैं। BHAJSA इनके बारे में पहले पढ़ के फिर जो लेटर मुगल थे जिनको कि लोग नहीं जानते हैं, जिनमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले बहादुर शाह आएगा, फिर जहांदर शाह, फिर फर्रुखसियर, इसके बाद मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, फिर आलमगीर और शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह सेकंड। ये सब लेटर मुगल हैं और पेपर में किसी चार के नाम आके कहेंगे इनको सीरीज में लगाओ तो हमें दिक्कत ना हो, पर इनसे पहले ये आने चाहिए क्योंकि कायदा कहता है इंपॉर्टेंट चीज तो पढ़ के जानी ही जानी है। चलो देखो जरा किस पेज पे स्टार्टिंग है ये, पेज नंबर 69। हाँ, एक टॉपिक मैंने कहानियां सुना रखी हैं, वो विजयनगर की टिक मार्क नहीं कराया था, करा दूंगी वो, मुगलों के बाद वही कराऊंगी, फिर 6th पे आएंगे। चलो भैया बातचीत बिल्कुल बंद कर दो, पेज 69 पे मुगल काल पे आ जाओ। भारत में 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। आप सब जानते हैं 1526 को शताब्दी कौन सी कहेंगे? 16वीं। 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ जो 13वीं शताब्दी में हमें दिखाई दी थी 1206। 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में आके पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान जो पहला है जो लड़ाई में मारा गया, इब्राहिम लोदी, और उसके बाद भारत पर बाबर, जिसके की माँ और बाप दोनों बड़े बर्बर जाति के चंगेज खान और तैमूर से संबंधित है। पिताजी इसके तैमूर के 5वें वंशज और इसकी माँ, हाँ, इस 1221 वाले अटैक के आदमी की तरफ से 14th नंबर पे उनका जन्म हुआ। चलो पहला देखो, इसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब सबको पता है, भाजसा का तरीका है याद करने का। इसके सन भी सबको पता है, पर ये बीच में ना खचर पचर नहीं पसंद। जो इस तरह के बच्चे, एक बार जरा देखो राजीव, देखना जरा एक बार, जिनके पास किताब ना हो आज का मौका दे देंगे कि चलो बैठे रहो, लेकिन बोलते नजर आए तो आज भी बाहर कर देंगे। कल बिना किताब के मत बैठना, क्योंकि बिना किताब के बात करोगे ही करोगे, सबका टाइम नहीं खराब करना। अब CET अप्रैल को टारगेट मान के पढ़ो कि अब हमें पास करना है एग्जाम, कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने कल भी ये बात कही थी, अब ये रह गया तो फिर तुम रह गए, फिर नौकरी का फॉर्म भी नहीं भर पाओगे, तो इसमें कोई कोताही मत बरतना। देखो पहले का टाइम पीरियड 1526 से 30, दूसरे के दो टाइम पीरियड हैं 30 से 40, फिर दो युद्ध लड़ा था ये, 1539 का चौसा और दूसरा बिलग्राम वाला कन्नौज यूपी में, चौसा वाला बिहार में। शेरशाह सूरी ने अगले 5 साल भारत पे राज किया, पर कालिंजर के अभियान में वो मारा गया जब वो एक उक्का नाम का अस्त्र, आग्नेयास्त्र, उसके ऊपर गिर गया। फिर इसकी दोबारा वापसी हुई 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध से, ये कल मैंने बताया था, सरहिंद का युद्ध, पंजाब का इलाका। अकबर 56 से 1605 के बीच में रहा, तो लंबा टाइम पीरियड देखा। जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1658 और औरंगजेब 1658 से 1707। और 1707 के 50 साल के अंदर हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए, क्योंकि 1757 की प्लासी की लड़ाई आपके देश के ऊपर किसका प्रभुत्व दिखाने लग गई? DEIC का। जब तक ये जिंदा रहे इनकी औकात नहीं थी, ऐसा नहीं कि ये इनके बाद आए। आप सब जानते हैं 1600 में 8 में इनकी एंट्री हुई थी, पहली बार जब एक अंग्रेज आया था, कैप्टन हॉकिंस। आप अगर इसमें डेट को मेंशन करें तो देखो 1608 में जहांगीर का राज था। जहांगीर भी लंबा टिका, शाहजहां भी लंबा टिका, औरंगजेब भी। इतने सालों कभी BEIC ने ये सोचा नहीं कि हम इंडिया पे राज कर लेंगे। इसका मरना और 50 साल इसका डर चलना, और 50 साल के भीतर जब मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में एक विदेशी आया जिसके पास ना बड़ी सेना थी ना कुछ, और भारत को लूट के चला गया, तब फिर अंग्रेजों को लगा कि इंडिया अंदर से खोखला है, और इस खोखलेपन का फायदा उन्होंने उठाया प्लासी के युद्ध में, और महज कुछ साल बाद बक्सर के युद्ध में, और फिर मैसूर के एरिया को कवर करके पूरे भारत को इन्होंने अपने शिकंजे में कस लिया। तो यहां तक इनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। भाजसा, BHAJSA, सबको पता है ये 6 बहुत बड़े नाम। इसके बाद अगले सिर्फ नाम देखो, बहादुर शाह प्रथम 1707 से 12, इसने कुछ खास नहीं किया, आगे जाके पढ़ जरूर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन इसका कुछ खास काम था नहीं। इसको कहते थे शाह ए बेखबर, इसको कोई खोज खबर नहीं इसके पिताजी की कितनी प्रॉपर्टी क्या है। इसके बाद एक छोटा सा टाइम पीरियड और आया था जो लिखा नहीं है, जहांदर शाह, लिख लो यहां, जहांदर शाह 7वें और 8वें के बीच में लिख लो। 1712 से 13 तक थे वो। जहांदर शाह 1712 से 13, जहांदर शाह, उसको बोलते थे लंपट मूर्ख, लंपट मूर्ख। जैसे ये शाह ये बेखबर था ना पहला, वो लंपट मूर्ख था। अगला देखो फर्रुखसियर, 1712 को 13 बना लो, 13 में था ये फर्रुखसियर,
13 से 19 के बीच में, और इसी ने अंग्रेजों को बंगाल में टैक्स फ्री घोषित कर दिया, क्योंकि इसकी बीमारी को एक अंग्रेज डॉक्टर ने ठीक कर दिया था। उस चक्कर में इसकी वजह से बीईआईसी फ्री में व्यापार करने लग गया। इसके बाद मोहम्मद शाह, यही मोहम्मद शाह रंगीला है, और 1719 से 48 तक रहा, जिसमें 1739 में नादिर शाह आया ईरान से। लिख लो इसके पास, 1739 नादिर शाह ईरान से। कहा तो ईरान के शाह ने अकबर के पिताजी को शरण दी थी, हुमायूं को हम याद करें, 13 साल रहा था ना हुमायूं वहां, और कहा वो तुम्हारे ही देश में आके अटैक कर रहा है। कौन है ये आदमी? नादिर शाह। ईरान के शाह ने भारत पे अटैक किया। कौन था भारत का राजा? मोहम्मद शाह रंगीला। लंबा टिकेगा, 1719 से लेकर 1748 तक। अहमद शाह 48 से 54, ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है। आलमगीर का भी छोटा सा टाइम पीरियड है, 54 से 59। शाह आलम द्वितीय, इसके टाइम में 1761 की कौन सी, हाँ 1764 का बक्सर का युद्ध, बक्सर का। तो इसके बाद अगला देख लो, अकबर सेकंड, ये अपनी पेंशन बढ़वाने राजा राम मोहन रॉय को भेजेगा, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय 1833 में जाके लंदन के एक शहर में ही एक्सपायर होंगे। यहाँ लिख लो, अकबर सेकंड के पास राजा राम मोहन रॉय को पेंशन बढ़वाने लंदन भेजा। राजा राम मोहन रॉय को लंदन भेजा पेंशन बढ़वाने, ये अकबर सेकंड था। और बहादुर शाह जफर के टाइम में क्रांति का मेन लीडर यही था, केंद्रीय नेतृत्व इसी ने संभाला था, जबकि ये थे बहुत बुढ़े उस टाइम पर। मेरठ से सेना चली थी ना पैदल, फिर वो दिल्ली चले गए थे। हाँ, अब आ जाओ बाबर पर। तो बाबर में पहला पॉइंट टिक करना, बाबर का जन्म 1483 को ट्रांस अक्सियाना की रियासत फरगना में हुआ। कहाँ का शासक था ये? फरगना का। इसके पिताजी, अंडरलाइन रखो, बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, मिर्जा इनकी उपाधि थी, उमर शेख मिर्जा फरगना का शासक था। उनकी माँ का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर पिता के पक्ष की तरफ से तैमूर का 5वां वंशज और माँ की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज। चंगेज के पास लिख लो 1221 और तैमूर के पास 1398। आगे पढ़ लो, अतः बाबर में तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा, और बाबर की देखा देखी आप सोच लो, अकबर भी किस उम्र में? 13 साल 4 महीने का वो गद्दी संभालेगा भारत की, जैसे इसने फरगना की संभाली। नेक्स्ट पढ़ना, फरगना का शासक बनने के बाद, इसको अंडरलाइन करना, बाबर ने समरकंद पर 6 बार चढ़ाई की, जिसमें 2 बार विजय मिली। बाबर समरकंद को इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि समरकंद तैमूर की राजधानी, टिक कर लो, समरकंद किसकी राजधानी थी? तैमूर। ये वही तैमूर है जो 1398 में भारत में कत्लेआम करेगा, पैसा लूटेगा। इसकी राजधानी क्या थी? समरकंद। अतः बाबर अपने पैतृक क्षेत्र को जीतना चाहता था। नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल पीछे टिक करना, 1507 में पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि का त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। मिर्जा तो बहुत छोटा शब्द लग रहा है, बादशाह यानी बहुत बड़े एरिया का, टेरिटरी का मालिक, तो इसने ये उपाधि धारण कर ली। जीतने से बहुत पहले, जीतेगा तो 1526 में, उपाधि बहुत पुरानी है। अगला अंडरलाइन करना, बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसने तुर्की मूल के चगताई वंश का शासन स्थापित किया, जिसका नाम चंगेज खां के दूसरे पुत्र के नाम पर पड़ा। अगले पॉइंट की सेकेंड लाइन बीच में अंडरलाइन कर लो, काम की है। बाबर ने 1519 से 1524 तक भारत पर 4 बार आक्रमण किए, लेकिन फेमस कौन सा है? 26 का, 1526। इसने तोपखाने का प्रयोग 1519 में तो कर लिया था, है ना, बाजौर का किला। पेज 70 पर आ जाओ, पहला पॉइंट। 1519 में बाबर ने पहला आक्रमण बाजौर पर किया। बाजौर आक्रमण के समय भैरा के किले को जीतने के लिए भारत में सबसे पहले तोपखाने या बारूद का प्रयोग किया गया। कौन से किले के लिए? भैरा। और जगह कौन सी थी? बाजौर। ये पहला 1519 में तोपखाने का पहला प्रयोग, किले का नाम भैरा का किला। नेक्स्ट करना, बाबर ने उज़्बेगों से, ये जाति हैं उज़्बेगों से तुलुगमा युद्ध पद्धति सीखी, ईरानियों से बंदूक का प्रयोग करना सीखा, सजातीय तुर्कों यानी अपनी कम्युनिटी के लोगों से गतिशील घोड़ों का सफल संचालन, और कस्तुनतुनिया के तुर्कों से तोपखाने का प्रयोग करना सीखा। इससे ये पता लगाओ कि आगे वो बढ़ता है जिसमें सीखने की क्षमता होती है। इसने हर किसी से कुछ ना कुछ गुण सीखा, तभी तो स्किल्ड बनाई अपने आप में। नेक्स्ट करना, पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। पानीपत विजय का आक्रमण बाबर का 5वां आक्रमण था। इससे पहले इसने छोटे आक्रमण किए थे, है ना, 4, 1519 से लेकर 24 के बीच में, जिसने कौन सा किला तोड़ने के लिए? तोपखाना भैरा का। जगह का नाम क्या था? बाजौर। वो पहला प्रयोग था इसका। नेक्स्ट टिक करना, इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति, तुलुगमा किससे सीख के आया था? ये उज़्बेगों से। ऊपर पढ़ा ना हमने, उज़्बेगों से इसने तुलुगमा, तो उज़्बेगों से सीखी तुलुगमा युद्ध पद्धति और तोप सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। आगे पढ़ लो, पानीपत की जीत के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया। इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर भी कहते हैं। डबल टिक कर लो, कलंदर उपाधि किसको दी गई थी? बाबर। ये ऐसी बात हो गई जैसे 1206 में पहले वाले आदमी को क्या कहा था? लाख बख्श। वो भी लाखों रुपए बख्शीश देता था। वो पहला दिल्ली सल्तनत का था, ये पहला मुगलों का है। इसका नाम क्या पड़ा? कलंदर। इसने एक एक चांदी का सिक्का बांटा, वो लाखों रुपए की बख्शीश दिया करता था, वो लाख बख्श, ये कलंदर। दोनों इंपॉर्टेंट है।
अगले तुम्हें युद्ध पता होंगे, ख च घ, इसको याद ऐसे करते हैं ना। इसके एक तो पानीपत का युद्ध, एक है ख च घ। ख मतलब कौन सा? हाँ, खानवा का युद्ध, और च मतलब चंदेरी का युद्ध, और घ मतलब घाघरा, घाघरा का युद्ध। खानवा का युद्ध राणा सांगा से लड़ा, और राणा सांगा, आपको ये भी पता होना चाहिए, दोनों दादा और दोनों पोते लड़ेंगे। राणा सांगा का पोता है महाराणा प्रताप, और इस बाबर का पोता है अकबर। अकबर लड़ेगा महाराणा प्रताप से, और बाबर लड़ेगा राणा सांगा से। तो उनकी भी पीढ़ी चल रही थी, इनकी भी, तो दोनों दादा भी लड़े थे और दोनों पोते भी लड़ेंगे। यहाँ खानवा के युद्ध में कौन कौन टकराएगा? बाबर और राणा सांगा। कौन जीतेगा? बाबर जीतेगा। सेम यही हिस्ट्री फिर आगे जाके अकबर लड़ेगा, उसका पोता है, और वहां जाके महाराणा प्रताप, राणा सांगा का ही तो पोता था महाराणा प्रताप, इसमें बाबर जीत जाएगा 1527। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय ये लड़ेगा, और ये दूसरी तरफ बाबर, इसमें मेदिनी राय हार जाएगा। और घाघरा के युद्ध में जो अफगान थे ना, पुराने अफगानों ने तो खत्म किया, ये लोधी वाले अफगान ही तो थे, याद नहीं? बहलोल लोधी ने अफगानिस्तान से आदमी बुलाए थे कि आ जाओ यहाँ, खाली पड़ी है जमीन, तुम्हें बड़े पद पे बैठाऊंगा, तो उनसे लड़ा था। और ये सिर्फ कुछ साल तक भारत में टिका। अगर ध्यान से देखें, 26 से 1530, इन 4 सालों में इसने 4 बड़े युद्ध लड़ लिए। पानीपत का ख च घ, इससे पहले ये 4 बार आया, लेकिन वो यहाँ टिकने नहीं आया। यहाँ इसने सोच लिया अब इंडिया खाली पड़ा है और अब इंडिया पे राज करने के लिए आ गया ये। तो चलो अगला पॉइंट टिक करना, खानवा का युद्ध, ख च घ लिख लो यहाँ तीनों के सामने, ख च घ। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा, भरतपुर के पास, राजस्थान के आसपास नामक स्थान पर राणा सांगा को हराया। खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तुम्हें गाजी याद है? गाजी की उपाधि सबसे पहले महमूद गजनवी, फिर गयासुद्दीन तुगलक, और अब बाबर। ये ऊपर लिख लो, यहाँ लिखो, ऊपर सबसे ऊपर लिख लो, व्हाइट जगह खाली लिखो, गाजी की उपाधि। फर्स्ट महमूद गजनवी, पीछे से हम पढ़ते और लिखते आए हैं सारी बातें, हमने पहले भी लिखी है ये। गाजी की उपाधि, फर्स्ट महमूद गजनवी, सेकंड गयासुद्दीन तुगलक, पहला गजनवी, दूसरा गयासुद्दीन तुगलक, और तीसरा आप कौन पढ़ रहे हैं? बाबर। इस गयासुद्दीन ने क्यों उपाधि धारण की थी, अगर तुम्हें याद हो? तुगलकों से पहले कौन थे? खिलजी। याद है? खिलजी में 2 तो ताकतवर थे, एक पहला जलालुद्दीन, फिर अलाउद्दीन, फिर 2 कमजोर नहीं थे, एक हिंदू था, धर्म बदल के मुसलमान बन गया था, बताया था ना। तब इसने क्या कहा था? विधर्मियों का नाश करने वाला गाजी। तो किसने अपने नाम के आगे गाजी लगाया? गयासुद्दीन ने, और उसका नाम गाजी बेग तुगलक भी पढ़ा था हमने, यही था वो। तो 3 नाम हो गए गाजी में। कौन कौन उपाधि में? पहला गजनवी, दूसरा गयासुद्दीन, और तीसरा बाबर। अंडरलाइन कर लो, ये इसकी उपाधि हो गई, गाजी की उपाधि। अगला चंदेरी का युद्ध 1528 में, 26 में पानीपत, फिर ख, फिर च, फिर घ। 1528 में खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय को हराया। चंदेरी की जीत के बाद बाबर ने राजपूतों के मस्तिष्कों की मीनार बनवाई, कि गर्दन कटवा के और मीनार बनवाई उनकी। तो ये पूछ लेंगे, राजपूतों के मस्तिष्कों की मीनार कौन से युद्ध के बाद बाबर ने? चंदेरी। इससे पहले इसने अपने नाम के आगे क्या लगा लिया था? गाजी। गाजी का मतलब विधर्मियों का नाश करने वाला, तो फिर ये चिढ़ने लग गया था। नेक्स्ट टिक करना, घाघरा का युद्ध 1529 में। घाघरा के युद्ध में बंगाल और बिहार के लोहानी अफगान सेना को पराजित किया। ये युद्ध बाबर का अंतिम युद्ध था, और हम अच्छी तरह जानते हैं यहाँ अफगानियों की बहुत बड़ी सेना थी। कौन लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को बुलाया था? लोधी वंश के, और हमें याद है कि सबसे लंबा टाइम पीरियड उसी ने काटा था, 39 ईयर्स तक का। इसके बाद अगला पॉइंट टिक करना, इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। इसके बाद इसी लाइन में इसी पैराग्राफ में चौथी लाइन पे आना, बाबर ने कहा, हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। मरने में तो सबसे आगे हैं, लेकिन लड़ने में इनको ट्रिक्स नहीं आती। जबकि हमने क्या पढ़ा, ये कहाँ से क्या क्या सीख के आया था ना। इसने उस्मानियों से सीखा, इसने उज़्बेकों से सीखा, इसने इस्लामी पद्धति, अपने समझाती है लोगों। यानी इसने कहा कि इंडियंस को ना लड़ने के ट्रिक्स नहीं आती, मरने में ये आगे रहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि देखो हमने हिस्ट्री में जितना पढ़ा, हमने दिल्ली सल्तनत में भी पढ़ा, हमारे कई राजाओं को ये कहाँ से मंगोल भाग आए थे 2-4 हजार, और फिर अपने आप बोले कि हमें यहाँ रख लो। तो हमारे राजपूत राजाओं ने अपने महलों में उनको बैठा के और फिर खुद मरना स्वीकार किया। पढ़ा था ना हमने इस तरह के राजाओं के बारे में, तो इसने ये बात कही थी। नेक्स्ट टिक करना, दिसंबर 1530 में आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उससे पहले आगरा के नूरे अफगान आराम बाग में दफनाया गया। पहले कहां दफनाया गया इसको? आराम बाग। फिर देखो इसके बेटे को तो मौका ही नहीं मिला, इसके बेटे तो भाग दौड़ में रहा। इसके पोते ने, जो कि अनपढ़ था, कौन था? अकबर। इसने अपने दादा की जो इसने किताब लिखी थी ना, तुजुके बाबरी, इसको पढ़वाया कि पढ़ो जरा मेरे दादा क्या लिखते थे। तो जो पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे मरने के बाद एक जगह काबुल में दफना दिया जाए। तो फिर जैसे ही पता चला, इसने कहा दादा कहाँ दफनाए थे, तो यहाँ आराम बाग में। तो सोचो इतने सालों बाद इसने दादा के मरे हुए शरीर को, फिर जो हड्डियां बच गई होंगी उनको निकाला, और फिर उनको कहाँ दफना के आया? काबुल में। तो ये टिक कर लो आराम बाग में। बाद में काबुल में स्थायी रूप से बाबर की इच्छा अनुसार चुने गए स्थान पर दफनाया गया। किसके टाइम में हुआ ये? अकबर। यहाँ लिख लो, अकबर के काल में। ना अकबर किताब पढ़वाता, ना किसी को पता चलता कि कहाँ से कहाँ ले जाना है। तो मरने के बाद दफना तो आराम बाग में दिया, लेकिन बाद में उसको हड्डियां निकाल के फिर वहां दफना के दोबारा आए।
नेक्स्ट पढ़ लो, गुलबदन बेगम किसकी बहन थी ये? हुमायूं की। किसकी बेटी रही होगी? बाबर की। उसकी सौतेली बहन थी ये, हुमायूं की। हुमायूं बहुत पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट आदमी, लेकिन अपनी किताब लिख ही नहीं पाया क्योंकि 10 साल मारकाट में निकल गए, और फिर जब 1555 में आया तो 5-6 महीने बाद ही लुढ़क के मर गया। तो विदेशों में बैठा हुआ क्या लिखता कि मैं अपने देश से भागा हुआ। अच्छे समय की लिखी जाती है किताब, इसलिए अपनी किताब ये लिख नहीं पाया। तो इसकी किताब किसने लिखी? गुलबदन बेगम। आज इसकी लिखी किताब कहाँ है? लंदन के म्यूजियम में है, उनके म्यूजियम में रखी है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास तो फोटोकॉपी 2-4 जो पढ़े हैं, पेज पढ़े हैं। हमारी ज्यादातर किताबें जो बेहतरीन किताबें थी ना, वो या तो जला दी गई मध्यकाल के दौर में, या विदेशी ले गए, उनमें ह्वेन सांग जैसे लोग थे या उससे पहले जो भी आए थे, और या फिर यहाँ जो लिखी बड़े बड़े लोगों की किताबें हैं, आज ये लंदन की लाइब्रेरी में या म्यूजियम में रखी हैं। किताबें हमारी हैं लेकिन रखी हैं उनके लाइब्रेरीज में। ये टिक कर लो। 1530 में आराम बाग के बाद गुलबदन बेगम बाबर की बेटी के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दिया। ऐसा किसको लगता है? जो किसकी बहन है? हुमायूं। उसको लगता है ऐसा कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दिया, यानी उसकी बेटी को लगता है कि मेरे पिताजी को मारने में इनका हाथ है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी। किसके ऊपर है ये? हुमायूं। हुमायूं अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिख पाया? क्योंकि वो विदेशों में ही रहा, आते ही फिर 4-6 महीने मर गया। नेक्स्ट टिक करना, बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी, तुजुके बाबरी। देखा जाए तो सिर्फ कितने साल रहा था? 4 साल, लेकिन एरिया इतना जीत गया, जीत की खुशी में उसने ये बातें लिखी। तुजुके बाबरी, बाबरनामा। बाबर ने तुर्की भाषा, बस इसको पढ़ना आगे, तुर्की भाषा में काव्य संग्रह दीवान का संकलन किया। आगे अंडरलाइन कर लो, बाबर ने फारसी में मुबाइया नामक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता। डबल टिक कर लो, मुबाइया। ये पूछ लेंगे, मुबाइया एक ये कविता लिखने का स्टाइल है, किसने डेवलप किया है ये? एक हमने पढ़ा था लज्जत कुछ करके, एक वो था सिकंदरी, क्या था वो? संगीत पर लिखी किताब थी ना, किसके टाइम में? सिकंदर लोदी। कौन पद्य शैली मुबाइया का रचनाकार है? बाबर। ये इंपॉर्टेंट है। इसको पैसे दान देने के कारण कलंदर, और लाख बख्श कौन था? ऐबक। चलो आगे टिक करना, मुबाइया मुस्लिम कानून की पुस्तक थी। नेक्स्ट पे आ जाओ, अगला पॉइंट, बाबर ने जामितीय विधि से बाग लगवाए थे। आगरा में नूरे अफगान बाग, आराम बाग, यहीं पे क्या किया गया था? बाद में इसको दफना दिया। बाद में इसकी किताब किसने पढ़वाई और फिर कहाँ ले गया? काबुल में। अगले पेज पर आ जाओ, हुमायूं। बाबर के बाबा लिखा, इसको बाबर ठीक कर लेना। 4 पुत्रों में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं का जन्म टिक कर लो, बाबर की तीसरी पत्नी महाम अनगा, जिसको महामंगा लिख देते हैं कई बार, बेगम से 1508 में काबुल में हुआ। बाबर के छोटे भाई कामरान, अस्करी, सबसे छोटा हिंदाल। बाबर ने अपनी मृत्यु के समय हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हुमायूं ने बाबर के आदेश के अनुसार अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया। कामरान को काबुल और कंधार, कामरान को काबुल, कंधार, अस्करी को संभल और हिंदाल को मेवात की जागीर मिली। नेक्स्ट भी टिक करना, 1531 में हुमायूं ने कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया और हिंदू मंदिरों को तुड़वाया। नेक्स्ट पॉइंट में सेकंड लाइन पीछे टिक करना, हुमायूं गुजरात में सफल होने वाला पहला मुगल शासक था। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, इसका मतलब इसके पिताजी 4 साल में गुजरात की तरफ नहीं गए, तो गुजरात में जीतने वाला पहला कौन था? हुमायूं। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना, अफगान शासक शेर खान ने हुमायूं को चौसा 1539 और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध यूपी में 1540 में बुरी तरह हराया और आगरा और दिल्ली पर फतह की। हुमायूं ने गंगा नदी में कूदकर निजाम नामक भिश्ती की सहायता से जान बचाई। इसके लिए हुमायूं ने इस भिश्ती को दिल्ली का 1 दिन का बादशाह बनाया। तब इस भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए। उपरोक्त पराजयों के बाद हुमायूं 15 साल तक निर्वासित जीवन जीता रहा। कब से कब तक? 1540 से 55 तक। 40 से 42 कहाँ रहा? अमरकोट के राणा वीरसाल, जहां किसका जन्म हुआ? अकबर का। आगे अंडरलाइन करना, उसी अवधि में उसने हमीदा बेगम, यही हमीदा बानो बेगम कहलाएंगी, से 1541 में निकाह किया। हमीदा बानो बेगम से 1542 में उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया। कब पैदा हुआ अकबर? 1542 में। नेक्स्ट करना, 1542 को अमरकोट रियासत के राणा वीरसाल के महल में मुगल वंश के महान शासक अकबर का जन्म हुआ। 1555 में, बहुत इंपॉर्टेंट, मई भी टिक कर लो, मई 1555, मच्छीवाड़ा या मच्छीवाड़ा का युद्ध लुधियाना पंजाब में। अफगानों को मुगलों ने बुरी तरह हराया और पंजाब को जीत लिया। 22 जून 1555 को सूर शासक सिकंदर शाह को मुगल सेना ने बैरम खां के नेतृत्व में सरहिंद नामक स्थान पर हराया। तो 2 लड़ाइयां हो गई, एक मच्छीवाड़ा की और एक सरहिंद। सरहिंद के बाद तो फिर ये दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में कौन बैठ गया? हुमायूं। लेकिन शेर मंडल की सीढ़ियों से गिर के जनवरी में चोट लगी और फिर मर गया। तब ये कितने साल का था? 13 साल 4 महीने का। कहां इसका राज्याभिषेक किया अकबर का? कलानौर। अगला पॉइंट पढ़ लो, इन विजयों ने, कौन सी विजयों ने? मच्छीवाड़ा और सरहिंद ने हुमायूं को फिर से भारत का राज सिंहासन प्रदान कर दिया। जुलाई 1900 लिखा, इसको 1555 कर लो,
1555 हुमायूं फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठा, किंतु जनवरी 1556 में दीन पनाह शेर मंडल, लाइब्रेरी है ये, भवन में पुस्तकालय की सीढ़ियों से ठोकर खाकर गिरकर मर गया। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के काल में दिल्ली में हुआ, क्योंकि इसके मरते ही फरवरी में कौन राजा बन गया? अकबर। फिर इसकी जो माता जी थी उन्होंने पैसा लगाया, कहते हैं अकेले पैसा दिया था, 1.5 करोड़ उस टाइम पे रुपया लगा था, और तब ये बना था हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं का मकबरा बहुत सुंदर बना हुआ है। उसी को देख के बाद में क्या बनाया गया था? हाँ, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में देखने लायक बिल्डिंग है। यहीं इसको देख के ही आगे जाके क्या बनेगा? ताजमहल। और ताजमहल को देख के बनेगा बीबी का मकबरा। ये तीनों एक जैसे से लगते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। सबसे पहले क्या बना है? हुमायूं का। ये किसके टाइम में बना है? अकबर। और इसकी माताजी हमीदा बानो बेगम, इनके पैसे से बना। फिर ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने, और बीबी का मकबरा बनवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपनी वाइफ के लिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में, ये यूपी में, ये दिल्ली में। चलो अगला टिक मार्क कर लो। हुमायूं के मकबरे का निर्माण अकबर के काल में दिल्ली में हुआ। इस मकबरे को फारसी वास्तुकार मीर मिर्जा गयास, डबल टिक कर लो, ये नाम लिखा हुआ है वहां, मीर मिर्जा गयास। मीर भी उपाधि है, मिर्जा नाम के आगे लगता था, गयास नाम था इस आदमी का, कि देखरेख में बनवाया। ये मकबरा हाजी बेगम ने बनवाया। हाजी बेगम हज की यात्रा की थी इन्होंने उस टाइम पर, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? हाजी बेगम। हाजी नाम नहीं है, हज की यात्रा से हाजी बनी है। 4 बाग पद्धति की पहली दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ था। 4 बाग पद्धति पता है ना? जहां गुंबद बनेगा, जैसे मेन जहां यहां मान लो बना दिया, और इसके चारों तरफ आप देखेंगे तो बाग बने हुए हैं चारों तरफ। इसे बोलते थे 4 बाग पद्धति। चारों तरफ बाग और बीच में गुंबद। और ये तो दोहरा है, अगर आप कभी देख के आएंगे तो ऐसे नहीं नीचे है, यहाँ से सीढ़ियां चढ़ती हैं, फिर ऊपर जाके टॉम्ब है। तो ये 4 बाग पद्धति मुगलों की देन है। और आज भी आप जानते हैं राष्ट्रपति भवन में अब फरवरी में जो खुल जाएगा मुगल गार्डन, वो इसी तरह तो बनाया गया है। इसी तरह से 4 बाग टाइप बने हुए मुगल गार्डन में भी। चलो अगला पॉइंट टिक करना। भारत में पहला बाग में स्थित मकबरा किसका था? सिकंदर लोदी। कौन सिकंदर लोदी? बहलोल लोदी का तीसरा बेटा, जिसने कौन सा शहर बसाया? आगरा। यहां लिख लो, आगरा। सिकंदर लोदी का मकबरा दिल्ली में है, लिख लेना ये। इसको ही देख के फिर ये दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बन गया। दिल्ली में, दोनों दिल्ली में हैं। पेज नंबर 75 पे आओ, बीच वाले छोड़ दो, अभी नहीं पढ़ेंगे, 75 पे आ जाओ। अकबर को फटाफट से पढ़ लेते हैं, फिर आज का ये कंप्लीट हो जाए। पहला पॉइंट देखो अकबर का, पेज 75 पर। अकबर का जन्म अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीर साल के महल में, तो 1542। इसके बाद एक लाइन अगली लाइन में पीछे टिक करना। हुमायूं की मृत्यु के दौरान अकबर पंजाब में सिकंदर सूर से युद्ध कर रहा था। जब ये बाप बेटा वापस लौट के आए थे ना, तो इन लोगों को 2 मेन लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी, एक मच्छीवाड़ा का और एक सरहिंद का। इनके 2 दुश्मन थे, या तो सूरवंश वाले या अफगान। अफगान कौन? जो बचे हुए थे, किनके? लोधी वंश के। और ये सूरवंश कौन? शेरशाह सूरी के, जिनसे हुमायूं लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करो। अकबर का राज्याभिषेक कलानौर, उस टाइम का कलानौर, तब का पंजाब। नेक्स्ट लाइन में टिक करना। 1556 को अकबर के संरक्षक बैरम खां के संरक्षण में, नेक्स्ट लाइन में टिक करना, राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु मात्र 13 साल 4 महीने थी। अकबर ने शहनशाह की उपाधि धारण की। इसके दादा ने अपने नाम के आगे बादशाह लगाया था जब वो यंग था, और इसने क्या लगाया? शहनशाह। ये बिल्कुल उसी की तरह था कि भाई ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करेंगे। नेक्स्ट भी टिक करो। अकबर ने 1560 तक बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। कौन बैरम खां? जो ईरान के शाह के साथ, इसके पिताजी के साथ आया था। बैरम खां फारस का शिया था। शिया और सुन्नी अलग अलग होते हैं ना। और हुमायूं के साथ फारस से आया था, यानी ईरान से। फारस ही ईरान है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में टिक करना, एक लाइन छोड़ के। संरक्षक के रूप में बैरम खां की सबसे बड़ी उपलब्धि हेमू को पराजित करना और अकबर के प्रतिद्वंदियों को नष्ट करना। कौन सी लड़ाई की बात हो रही है? सेकंड। यहां लिख लो, हेमू के पास, पानीपत का दूसरा युद्ध। जहां लिखा है हेमू, यहां पानीपत का दूसरा युद्ध। हेमचंद्र विक्रमादित्य 1 महीने के लिए गद्दी पे बैठा था ना ये, उसके बाद फिर लड़ाई, बिल्कुल 1556 में ही लड़ पड़े थे। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना। बैरम खां की मक्का जाते समय गुजरात में पाटन नाम के पास मुबारक खां नाम के एक अफगान ने हत्या कर दी, क्योंकि मुबारक खां के पिता को बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में मारा था। मच्छीवाड़ा का युद्ध कौन सा था? जब ये इंडिया आ रहे थे तो पहला युद्ध, और फिर दूसरा सरहिंद। तो उसमें ढेर लोग मरे होंगे, जिनमें से कोई एक आदमी था जिसके बेटे ने फिर इसको कहां पकड़ लिया? पाटन में। पाटन कहां है? गुजरात में। 60 तक ये किसका संरक्षक था? अकबर का। 61 में इसका मर्डर हो गया। अकबर के शासन के प्रमुख घटनाएं तो हमने कल ही पढ़ी थी, 62, 63, 71, 80, 75, 78, 69 सब पढ़ा था ना। ये राजधानी कब ले गया लाहौर? 85 में। 1582 में इसने धर्म चलाया था, तौहीद ए इलाही। और इलाही संवत कब चलाया? 1583 में। 1575 में इसने क्या किया था? सबके लिए या इस्लाम के लिए? इस्लाम। फिर 1578 में सब धर्म। फिर वो लड़ने लग गए तो बोला मजहर, जो मैं कहूंगा मेरा डिसीजन। ठीक है, अकबर के साम्राज्य विस्तार पे आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करना।
अब ये बातचीत मत करो, फटाफट टिक कर लो, क्या पता क्या कुछ पूछ लेंगे। जैसे पिछली बार एचएसएससी ने पूछ लिया था मनसबदारी का सन, तो कुछ भी आ जाएगा, इसीलिए तरीके से याद करा दिया। धार्मिक नीति पढ़ो। अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल की नीति थी। सुलह कुल, सबके साथ अच्छे ढंग से व्यवहार करता है। इसने कभी नहीं कहा हिंदू धर्म खराब है या इस्लाम में आओ, इसने कहा जिसका जो मन करे अच्छे काम करो। अकबर ने 1564 में जजिया कर हटा दिया। 81 में पुनः कुछ समय के लिए जजिया लगाया, फिर हटा दिया। अकबर ने धर्म और दर्शन पर वाद विवाद, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करने के लिए 1575 में इबादत खाने का निर्माण करवाया। कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। सीकरी कब बसाया था? 1571 में। इबादत खाना 75 में। अंडरलाइन कर लो। इस्लामी धर्मोपदेशकों के आचरण से दुखी होकर 78 में अकबर ने इसे सभी धर्मों के लिए धर्म संसद बना दिया और बहस बंद करवा दी। तो सब धर्मों के लिए कब खोल दिया? 78। फिर 79 में क्या बोला? मजहर, भाई मेरा निर्णय अंतिम होगा। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। अकबर ने 1579 में मजहर जारी किया, जिस पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। मजहर एक घोषणा पत्र था जिसके अनुसार अकबर को धार्मिक मामलों में, टिक करना, अंतिम व्याख्या देने का अधिकार है, अंतिम रूप से मान्य, ये मिल गया। इसके बाद अगले लाइन में टिक कर लो। इसको जारी करने की प्रेरणा शेख मुबारक और उसके पुत्रों अबुल फजल और फैजी ने दी। कौन है ये अबुल फजल और फैजी? अकबर अनपढ़ है, उसकी कहानी, उसकी जीवनी ये लिखेंगे। अकबरनामा लिखेंगे ना, आईने अकबरी, उसी का पार्ट, ये यही तो लिखेंगे। कौन कौन? फैजी और अबुल फजल, दोनों भाई हैं, दोनों इस्लाम धर्म को मानते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि राजा आप लास्ट में जो डिसीजन ले वो अंतिम होना चाहिए, आप मजहर बनाओ, तो इनके कहने पर बनाया। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। अकबर ने 1582 में सभी धर्मों के सामंजस्य के लिए राष्ट्रीय धर्म की स्थापना के लिए दीन ए इलाही नामक नया धर्म चलाया। सुलह कुल से प्रेरित, मतलब मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करूंगा कि मेरा धर्म अपनाओ, जिसका जो मन करे मानो। अगले पेज पे आ जाओ, ऊपर के टेबल को भी छोड़ दो, टेबल के नीचे पहला पॉइंट टिक करना। अकबर ने 1563 में, अब ये पूछ लेंगे, इसमें कर समाप्त करेगा, 3 है ना, तो क्या बंद करेगा? तीर्थ यात्रा कर। 63 में तीर्थ यात्रा। दास प्रथा कब बंद की थी? 62 में। अंडरलाइन करो। प्रयाग और बनारस ये हिंदुओं के हैं, प्रयाग और बनारस में लगने वाला तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। अकबर ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो कौन से सन में इसने काम किया? 1563 में। 62 में क्या करेगा ये? ठीक है। अगला पॉइंट टिक करना। अकबर हिंदू धर्म के कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। इन्होंने झरोखा दर्शन, तुलादान और पाइबोस जैसी पारसी परंपराओं को फिर से आरंभ किया। झरोखा दर्शन पता है ना भाई, राजा के दर्शन करने के लिए प्रजा एक गेट पे आ जाती थी और राजा एक निश्चित समय पर सुबह के टाइम एक बार आके झरोखे में खड़ा होता और फिर सारी प्रजा उसको देख लेती। इसका नाम क्या रख दिया? झरोखा दर्शन। तुलादान तुम्हें पता होगा, राजा के वेट जितना सोना और वो सब तोल के वो दान किया जाता था। और पाइबोस तुम जानते ही हो, सिजदा, पाइबोस पुरानी प्रथाएं हैं। इसके बाद अगला पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कई बार मैंने देखा है पूछ लेते हैं, जैसे जिन प्रभा सूरी किसके समय में था या इस तरह के क्वेश्चंस, तो टिक कर लो। ये हिंदू कौन कौन लोग हैं? ये फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में आने वाले विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य। ये विभिन्न धर्मों वालों के लिए कब खोला गया था? 1578। उससे पहले सिर्फ इसमें इस्लाम धर्म के थे, यानी 78 के बाद ये आए हैं। हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम और देवी, इन्होंने जाके इनको हिंदू धर्म की अच्छाइयां बताई। ईसाई धर्म से एक्वा बीवा और मोन्सेरेट, एक्वा बीवा और मोन्सेरेट। पारसी धर्म से दस्तूर मेहर जी राणा। जैन धर्म से हरि विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, विजय सेन सूरी, ये जैन धर्म के थे। इसके बाद नीचे लास्ट पॉइंट को इसको टिक कर लो। 1605 में अकबर की मृत्यु। जहांगीर इसके बेटे ने सिकंदरा, आगरा में अकबर का मकबरा बनवाया। तो आगरा में कहाँ है इसका मकबरा? एग्जैक्टली आगरा में नहीं, आगरा के पास पड़ता है क्या? सिकंदरा। और पता है जब ये मरा तो इसने मरने से पहले क्या कहा था? पैसा खूब था ही, इसने कहा मेरा मकबरा जहां भी बनवाए उसको इतने बड़ी प्रॉपर्टी में बनवाना कि मेरे मरने के बाद मेरे जो अगले वंश में हो ना, पोता पोती और अगली पीढ़ियां, वो भी यहाँ दफनाए जा सकें। लेकिन कितनी अजीब बात है कि इसके अलावा वहां कोई बड़ा आदमी नहीं दफनाया गया। जहांगीर का मकबरा बाहर बना लाहौर में और शाहजहां का ताजमहल में, और फिर उसके अगली पीढ़ियों के कहीं कहीं अलग अलग जगह। ये इकलौता है बड़ा आदमी। और अगर तुम कभी जाओगे ना तो तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि देश पे, दुनिया पे इतनी बड़ी रियासत जिस आदमी की थी, उसका मकबरा कैसे बना हुआ है। ये देखने लायक जगह है। एंट्री करते ही चारों तरफ बाग ही बाग दिखते हैं। यहाँ से लंबा सा एक पूरा लंबा पैसेज जाता है, ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे लंबा सा पैसेज। इसमें जैसे एंट्री पे ना एक गुंबद सी बनी हुई है। जैसे तुम अंदर जाओगे यहाँ पे एक छोटा सा कमरा सा दिखेगा। ये कमरा बिल्कुल काला है। कहते हैं इसमें राजस्थान के एक राजा ने अटैक करके और आग, वो उसमें सूखी घास भर के, हाँ, और आग लगा दी। उसको पूरा जड़ा गया था सोने से। वो आग लगा के ऊपर जो दीवारों में था ना सोना, वो पिघल के नीचे गिर गया। फिर जब वो ठंडा हुआ होगा तो बाकी तो राख थी, जो सोना है वो तो सोना ही रहेगा ना। तो वहां से इतना सोना था वहां उस छोटे से गुंबद में। तुम्हें क्या बताऊं उसका साइज इतना होगा, इस बोर्ड को बस दुगना कर दो, इससे भी शायद छोटा, इतना छोटा
छोटा सा कमरा, पर कहते हैं सोने से वो इतना ज्यादा उसके अंदर लगा रखा था सोना दीवारों में कि उस राजा को लगा कि मैं इसको अगर आग से निकाल लूं तो कितना सोना ले जाऊं। अब वो बिल्कुल काला कमरा है, आज अगर देखने जाओ तो बिल्कुल ब्लैक दिखता है कि हाँ ये आग लगा के जलाया गया है। इसके अंदर एक पतली सी सुरंग इसी कमरे में से जाती है और थोड़ा नीचे की तरफ निकलते हैं, तहखाना होता था ना पुराने टाइम में, और आप उस पर चलेंगे तो ऐसे पतली संकरी सी गली जिसमें से एक ही आदमी चल सकता है, और यहाँ अंदर खूब दूर जाके और नीचे की तरफ यहाँ एक बहुत सीलन भरा और बहुत अजीब सा कमरा सा है, दीवार काफी ऊंची है ऊपर वाली, मतलब छत जो है ऊंची है, और यहाँ बीच में ऐसे बेजान सा एक पत्थर सा पड़ा है, उसी को कहते हैं वो अकबर का को वहीं पे दफनाया गया। उसमें टॉम्ब बना हुआ है, उसमें कोई सोना नहीं है, अंदर वाला बिल्कुल ऐसे काला और ऐसा अजीब सा स्याह सा, वहां आप बोलते हैं तो आपकी आवाज गूंजती है क्योंकि अंदर है टॉम्ब की शेप में। ये है अकबर का मकबरा, जो मेन मकबरा है। जो बाहर वो सोने वाला था ना, वो दिखावटी था। आज भी अब की डेट में भी ये जो बाग मेंटेन है ना, ये मैंने खुद देखे हैं, यहाँ आज भी काले हिरण और हिरण घूमते रहते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, और देखने में ऐसा लगता है जैसे तुम कहीं पता नहीं कहाँ बाग उपवन में घूम रहे हो, क्योंकि इंडिया में कहाँ ऐसी जगह है। ये इतना सुंदर मेंटेन्ड है आज की डेट में भी कि अपने आप में आके लगता है कि हाँ नेचर यहाँ देखने की चीज है। ऐसे ही पशु पक्षी सामने आपको दिखेंगे, झुंड के झुंड भाग जाते हैं काले हिरण के और हिरण के, तो बहुत सुंदर मेंटेन्ड है आज तक। किसका मकबरा है ये आगरा में नहीं है, कहाँ है ये? सिकंदरा। सिकंदरा किसके पास पड़ता है? आगरा। अगर एग्जाम में आगरा और सिकंदरा दोनों आए तो प्रेफरेंस में सिकंदरा, ना मिले तो फिर आगरा में जाना, क्योंकि सिकंदरा और आगरा में डिस्टेंस है काफी, मेरे ख्याल 20-25 किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच में। यहाँ है इसका मकबरा। किसने बनवाया था ये? जहांगीर ने। कल पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में।